नमस्कार, सभी को राम राम। इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में काल्पमा की ओर से 64वें सिंपोसियम के इस मंगलाचरण में बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नादिर जी को देने का साक्षी बनने का मुझे सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं बहुत ही मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। श्रीधर जी के लिए भी बहुत ही शुभकामनाएं। ये दोनों इवेंट के साथ साथ अपना सर्वे रिपोर्ट उसको भी आपने इनॉग्रेट करवाया। ऐसे इस कार्यक्रम के मंच को देदीप्यमान कर रहे हैं हमारे आदरणीय नादिर गोदरेज जी, सुरेश देवरा जी, श्री तरुण श्रीधर जी, श्री दिव्य कुमार गुलाटी जी, हमारे बड़ौदा से पधारे श्रीमान अभय शाह जी, बलराम सिंह यादव जी और भी कई गणमान्य लोग, गोदरेज परिवार का फैमिली इधर भी आए हैं, वो सभी लोग, आप सभी भाइयों एवं बहनों, पुनश्च आप सभी को मेरा नमस्कार। जब नादिर जी को अवार्ड दिया जाता था और उनका जो चित्र है एवर स्माइलिंग, कभी भी आप इसको देखो हंसते ही रहते हैं। ऐसे प्रसन्नचित नादिर जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस ऑर्गेनाइजेशन की ओर दे रहे हैं। इसको मैं ये समझता हूँ कि इससे इस अवार्ड की गरिमा बढ़ाने का काम हुआ है। इससे अवार्ड की गरिमा। मुझे बैठे बैठे जो स्टोरी याद आ गई वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मेरा यहाँ बना ही दिया गया है कि मुझे एक दो स्टोरियाँ ही बतानी है, तो मैं भी बताऊंगा ही। मैं जब पढ़ता था तब एक पाठ आता था गुजराती में, पारसीओ संजान बंदरे आएगा। पारसी लोग किसी कारणवश अपनी मातृभूमि को छोड़कर दुनिया में कहीं पे भी उसको आश्रय मिल जाए इस हेतु निकल गए थे। वो हमारे गुजरात के संजान बंदर पे आए थे। वो स्टोरी आप सबके मन में होगी ही, मगर उसका एक बहुत ही अच्छा पार्ट है, वो आज इस अवसर पर मुझे नादिर जी को समर्पित करना है, इसलिए मैं ये स्टोरी आपको बता रहा हूँ। उसमें ऐसा बताया गया था कि उनके मुखिया ने प्रस्ताव वहाँ के संजान में जो राणा था हमारा, उसके सामने पेश किया कि हम लोगों को यहाँ रहने की सुविधा दी जाए। और इस प्रस्ताव को जब राजा के सामने पेश हुआ तो उस राजा ने जवाब में ऐसा उनको भेजा कि हमारे यहाँ तो बहुत गीच बस्ती है, हमारा इलाका घनी आबादी वाला है, हम आप सब लोगों को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे अपनी घनिष्ठता की वजह से। उन्होंने रीज़न ये दिया था। मगर इनके जो मुखिया होंगे उनकी बुद्धि शक्ति को और इनकी ऑनेस्टी को आज भी मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रति जवाब जो भेजा राजा को, जिसकी बदौलत पारसी भारत में है, उन्होंने ये लिख के भेजा कि आपका, और उन्होंने उसके जवाब के साथ एक दूध का कटोरा भेजा था। वो कटोरा छलोछल भरा हुआ था, इसमें जगह नहीं थी, क्योंकि उस समय भाषा का बैरियर होगा कि उनकी भाषा आप नहीं समझ सकते होंगे, आपकी भाषा वो नहीं समझ सकते होंगे, इसलिए उन्होंने दूध का एक कटोरा भेजा था जिसमें एक बूंद भी दूध नहीं रख सकते तो ओवरफ्लो हो जाता। ये प्रतीक के रूप में भेजा गया था। तो उनके मुखिया ने, जो पारसियों के उस जहाज में जो मुखिया होंगे, उन्होंने जो खूबी से जवाब भेजा, आज भी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने एक शक्कर का थोड़ा सा हिस्सा उस कटोरे में भेज दिया और ये कटोरा वापिस राणा के सामने भेजा गया। उन्होंने कहा कि हमने इसमें दूध नहीं डाला है, थोड़ी सी शक्कर डाल दी है, और वो दूध में ऐसे घुल मिल गई कि जैसे वो दूध भी नहीं बढ़ा, वो शामिल हो गए। और मुझे लगता है कि पारसी कम्युनिटी ने
देश में देश की आबादी के साथ दूध के कटोरे में जैसे शक्कर घुल मिल जाती है, ऐसे घुल मिलकर आज लाइफ टाइम अचीव अवार्ड लेने के लिए काबिल शख्सियत हमारे बीच में है। ये इनके प्रतीक है। वो शक्कर का टुकड़ा आज हमारे बीच में है जिन्होंने आपने सबने मिलकर स्वागत किया है। कितना उस समय का उनका फॉर्चून विजन होगा और उनको कितना अपने जनरेशन पे भरोसा होगा कि हम इस आबादी में दूध के कटोरे में शक्कर की तरह मिल जाएंगे। आज भी पारसी कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, मगर किसी देशवासियों को माइनॉरिटी एहसास कभी नहीं हो रहा है। इनको भी नहीं हो रहा है, इधर भी नहीं हो रहा है, दोनों और किसी को नहीं हो रहा है। उस समय के उस कथा को स्मरण करने का मौका मिला। ऐसे इंडस्ट्रीज के और ये अवार्ड के बारे में जब बता रहे थे तो कितने व्यावसायिक टीम का नेतृत्व किया, कितने ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व किया, कितने लोगों के साथ काम किया और सभी में वो घुल मिलते रहे, तभी आज इस उम्र में हम इनको इस प्रकार की स्थिति में देख सकते हैं। देश में कंट्रीब्यूट किया, इंडस्ट्रीज के लिए कंट्रीब्यूट किया, राष्ट्र के लिए कंट्रीब्यूट किया। ऐसे महानुभावों को सम्मानित करने का क्षण का साक्षी मुझे भी बनने का अवसर मिला। इसके लिए मैं काल्पमा के सभी एसोसिएशन के लोगों का आभारी हूं कि आपने मुझे इस गरिमापूर्ण घटना का साक्षी बनने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नादिर साहब, आपको मेरी ओर से दिली शुभकामनाएं। आपकी तंदुरुस्ती बनी रहे। आपके पुरखे उस समय जो पवित्र अग्नि को लेकर आए हैं वो आज भी संजान में प्रज्वलित है। उन्हीं से मैं गुजारिश करता हूं कि आपके परिवार के ऊपर और राष्ट्र के ऊपर इनकी कृपा बनी रहे। इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। हमारे श्रीधर साहब को अवार्ड दिया गया। ये मैं नहीं मानता हूँ कोई मंत्री के जीवन में ऐसे भी इवेंट आए कि उनके डिपार्टमेंट के किसी कर्मचारी को इतने महत्वपूर्ण गरिमापूर्ण अवार्ड से सम्मानित करना किसी और ऑर्गेनाइजेशन की ओर से तय हो और उसके हाथों से इनका सम्मान हो, ये मेरे लाइफ में पहली बार हो रहा है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और आप में एक ज़ील है कुछ करने की, उसी में आपको कामयाबी मिले, यही मेरी शुभकामनाएं रहेगी। इस इंडस्ट्रीज़ को जो देश के पशुओं के लिए, मछलियों के लिए, एक्वाकल्चर के लिए फीडिंग बनाने के काम में लगी हुई है, मशीनरी बनाने के काम में लगी है। बड़ा परिवार हो गया है, 250 फैमिली अलग अलग इसमें जुड़ गए हैं और आपका 2 दिन का ये अधिवेशन आज प्रारंभ हो रहा है। उसमें बहुत डेलिब्रेशन होने वाले हैं। मैं इस 64वें सिंपोजियम को बड़ी सफलता मिले ऐसी शुभकामनाएं करता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सब इसमें पूरे मनोभाव से हिस्सा लें, अपनी बातें रखें और डेलिब्रेशन के अंत में सरकार के लिए पॉलिसियों में क्या कैसे करना चाहिए, ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के तारण निकाल के इंडस्ट्रीज को और देश को और आगे ले जाने के लिए कुछ बिंदु का समुद्र मंथन में से निकले मोती की तरह कुछ चीज़ों को निकाल पाएं, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। इस इंडस्ट्रीज का अभी यहाँ जो थीम लगाया गया है ना, लाइव स्टॉक बियॉन्ड द प्रेजेंट, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे लिए तो बहुत ही अर्थपूर्ण भी है। अभी जो है उसी से हमें आगे ही जाना है। और लाइव स्टॉक के बारे में हमारे देश में प्राचीन परंपराएं बहुत ही विचित्र रही। पशुपालन के क्षेत्र में ये डेयरी सेक्टर वाले जब तक नहीं आए थे तब तक हमारे पशुओं को उसके फीडिंग के लिए नेचर पर ही आधारित होना था। उसको हम चराने ले जाते थे, वो चर ले अपने अपने गोचरण में, जहाँ भी सरकारी जगहों में, वनों में उसको चारने होते थे। किसान भी, इवन फार्मिंग करने वाले किसान भी, मेरे गांव में भी, मेरे सहित मैं भी पशु चराने भी गया हूँ। वो ऐसा ड्यूटी लगता था
कि सुबह में इसको लेके निकलने का, धूप तक वापस लेके आ जाने का, उसी में उनका भोजन समारंभ हो जाता है। वो मिल गया उसके तकदीर में, नहीं मिल गया तो भी उसी के तकदीर में, क्योंकि वो तो कोई आंदोलन करने वाले नहीं है, वो नोटिस देने वाले नहीं है कि हमें आज नहीं मिला, हमें ये सूखा ही मिला, हमें ये भूखा ही मिला। वो तो कुछ कहते नहीं है। वो तो हमारा स्वार्थ था कि हमें 2 लीटर ही दे रही है, इसको 3 लीटर करना है, तो क्या खिलाए तो वो 3 लीटर दे। इसीलिए हमारे स्वार्थ से उसके खिलाने के ये संशोधन शुरू हुए हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब तो इसमें बहुत इंडस्ट्रीज आगे निकल गई। अभी तो इसमें इतनी वैरायटी आ गई है कि जो गाय दूध दे रही है उसके लिए अलग भोजन होना चाहिए, जो सगर्भा है उनके लिए अलग होना चाहिए, जो बच्चे हैं उनके लिए अलग होना चाहिए, उनकी कॉस्ट अलग होनी चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, प्रोटीन वाला होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अब आ गई हैं, मगर ये हिस्ट्री हमारा ये है। आज भी कई प्राणियों में उनको आज भी नहीं खिलाया जा रहा है। अभी तो ये लुप्त हो रही है हमारी प्रजाति गधे। पहले वो बहुत काम की चीज हुआ करती थी, सारा माल वहन करने का काम उसी पे रहता था। हमारी कुम्हार कम्युनिटी जो थी, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, उनका तो एकमात्र साथी वही हुआ करता था। मगर वो उनके लिए कभी चारा नहीं खरीदता था। वो इनको दोपहर में 2 घंटे की रिसेस देता था, उसको छोड़ देता था। तो वो गांव भर में कहीं पे से घूमकर भोजन करके इतना लॉयल रहता था कि वो वापिस आ जाता था। वो ऐसे भी नहीं कि हमको आज़ादी मिली है तो चले जाए। ये प्राणियों का भी जीवन अद्भुत है, देखने जैसा है कि उसको छोड़ दिया जाए तो वो खा पीकर फिर मजदूरी करने के लिए आपके पास आ जाता है। जो आप इसको कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो, सिर्फ आप इसको रखते हो, काम लेते हो। उसका एक अनूठा उदाहरण मैं आपको दूंगा, आप सभी के संज्ञान में आए तो बड़ा रोचक है। इसलिए पहले मिट्टी के जो बांध बनते थे इरिगेशन में, खास करके वो बांध में मिट्टी ढोने का काम ये गधों से होता था। उसके दोनों ओर छाल के लगाते थे, उसमें मिट्टी भरते थे, नीचे से ढोकर ऊपर बांध के ऊपर छोड़ देते और लगाते रहते थे। हजारों की संख्या में ये काम चलता था। पुराने मिट्टी के बांध मैंने बनते भी देखे हैं। तो उसमें क्या होता था कि सुबह काम शुरू हो जाता, दी उगते ही सूर्योदय के साथ 8-10 बजते बजते वो गधे थक जाते हैं, क्योंकि मिट्टी का लोड लेते हुए चढ़ान पे चढ़ना होता है, वहाँ अनलोड होता था। तो इसी को चढ़ाई के समय पे लोड होता था, तो इसलिए वो थक जाते थे। तो फिर इसको विश्राम देने का उनके मालिकों ने जो रास्ता ढूंढा, क्या 10 साढ़े 10 बजे जब वो बड़े थक गए होते, उस समय उसको विश्राम देने हेतु उस पर डबल लोड लगा देते। जो 2 छाल के लगी होती थी उस पर और 2 छाल के लगा देते। तो एक तो वो थके हुए ही थे, उसके ऊपर डबल डोज लगा देते और फिर वो चढ़ाई करता तो गधे को पसीना आ जाता। आपने देखा नहीं होगा, मैंने देखा है, पसीना आ जाता लिटरली, क्योंकि तो थका हुआ था, उस पर डबल लोड हो गया। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, तो फिर वो उसके टांगे दाएं बाएं होने लगती और गिर जाएगा ऐसा लगता था। उसी समय एक हिस्सा हटा देते थे, जो डबल लोड किया था ना, वो हटा देते थे। गधा मानता था कि मैं फ्री हो गया, फिर से काम पे लग जाता था। ये हमारा अप्रोच रहा प्राणियों के साथ। उसी प्राणियों को खिला पिला के ठीक रखने का अभी हमारे मन में इसलिए आ गया है कि उन्हीं के द्वारा हमारा फीड का सिक्योरिटी का, हमारे फूड सिक्योरिटी का सामना उसी से करना है। और हमारे यहाँ बहुत ही 2-3 चीज़ें बहुत रोचक है जो इसी टाइटल के साथ शूट करती है। हम दुनिया में नंबर 1 पे दूध उत्पादक हैं, ये हमारा गौरव है। हमारा गौरव है कि दुनिया की जो एवरेज है दूध की अवेलेबिलिटी की, उसी से हमारी नेशनल अवेलेबिलिटी वर्ल्ड एवरेज से अच्छी है। ये बड़ी गौरव की बात है। कुछ ही चीज़ ऐसी है जो हम वर्ल्ड में इसी प्रकार से कह सकते हैं, उसी में हम हैं। मगर हमारी इंडिविजुअल जो उत्पादकता है वो आज भी कम है। ये हमारे लिए चैलेंज है। ये बड़ी विचित्र बात है कि दुनिया में हम नंबर 1 होते हुए भी इसमें हमारा कोई नंबर ही नहीं है, उसी जगह पे है। ये हमारे लिए एरिया है। हमारा इतना पशुधन का हमारा लश्कर हमारे पास है, फिर भी हमारे यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमें दिक्कत हो रही है।
हम उसके लिए कुछ खास नहीं कर पाते हैं और हमारी मिट्टी बंजर हो रही है। और वो वजह यही है कि हमारा ये जो गोबर वाला खेती था वो हमने समाप्त कर दिया और फर्टिलाइज़र पे हम डिपेंड हो गए। उसी के चलते ज़मीन ने अब जवाब देना शुरू कर दिया है। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इसी पर पुनः अवलोकन किया जाए और पुनश्च इसकी कार्य पद्धति में, और सरकार ने जो इनिशिएटिव लिए, खास करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सेक्टर को, जैसे बताया गया, नया मंत्रालय बनाया गया, श्रीधर जी की एक्नॉलेजमेंट में ये सारी चीज़ें रखी गई। ये सही बात है कि इस डिपार्टमेंट को स्वतंत्र मंत्रालय बनाने के बाद 2-3 डिसीजन जो हुए, खास करके पूरे पशुधन को आरोग्य की सुविधा के लिए वैक्सीनेट करने का कार्यक्रम लिया गया, पूरे पशुधन को टेक्नोलॉजी उनके पशुपालक के द्वार पे पहुंचाने के लिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया गया। ये 2 कार्यक्रम ऐसे हैं जिससे पूरे देश के पशुपालकों और पशुधन के बारे में राष्ट्रीय सरकार की राष्ट्रीय सोच बनी। ये पहली बार बना और इसी के चलते अब टेक्नोलॉजी का इस पशुधन के साथ जोड़ने का बहुत बड़ा प्रयास भारत सरकार की ओर से चल रहा है। राज्य सरकारों में भी अवेयरनेस बढ़ रहा है और इस सेक्टर के माध्यम से रोजगारी के बारे में भी बहुत एक नया आयाम खुल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक इनोवेटिव कार्यक्रम डिक्लेयर किया, वो वाइब्रेंट विलेज, आप सबके संज्ञान में आया होगा। वो बॉर्डर विलेज जो हमारी सरहदी गांव हैं, उसमें मंत्रियों को जाना, वहाँ एक नाइट रुकना, वहाँ के लोगों के जीवन में क्या चल रहा है उसको देखना। उसमें से ज़्यादातर ये चीज़ें आ रही थी कि लोग अभी भी टिके हैं मगर अभी वहाँ उनको टिकने की वजह नहीं है, तो वो बॉर्डर पे कैसे टिके रहेंगे और वहाँ क्या हो सकता है। तो ये कॉमन तारण आया है जो हम सब के लिए और ये इंडस्ट्रीज के लिए खुशी की बात है कि ऐसे इलाके में एक ही इंडस्ट्रीज चल सकती है और ये पशुपालन वहाँ भी हो सकता है, ये वहाँ हो सकता है। वहाँ के लोगों के लिए ये सबसे फिशरीज का है, एनिमल हस्बेंड्री का है। जिस प्रदेश में जिस वायु जो अपन तापमान वगैरह जो भी है, हिमालयन रेंज का अलग है और क्षेत्र का अलग है, राजस्थान क्षेत्र का अलग है, पंजाब क्षेत्र का अलग है, मगर वहाँ पशुपालन हो सकता है, उसके पशु बदल सकते हैं और उसी के कारण वहाँ रोजगारी भी हो सकती है और वहीं के लोगों को रहने का निमित्त भी बन सकते हैं। और ये अभी हमारी जो जोत कम हो रही है, किसानों की जोत कम हो रही है क्योंकि आबादी बढ़ रही है, डिवीजन होते होते ये नेचुरली हो रहा है, तो जमीन की जोत अब नहीं हम बढ़ा सकते, मगर उसी कम होती जोत में उनको लाइवलीहुड देने के लिए, उनको टिके रहने के लिए ये पशुधन ही इनका संबल बन सकता है। ये दूसरा तारण बहुत महत्वपूर्ण अभी इस देश में चलता है और उसी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने ये दोनों डिपार्टमेंट को बनाने का भी काम किया और दोनों को बड़ी सहायता भी, बजटरी सपोर्ट देने का भी प्रयास किया। फिशरीज का एक छोटा सा स्टेटमेंट आप सबकी जानकारी के लिए मैंने निकाला था कहीं कहने के लिए। आज़ादी से लेकर 47 से लेकर 14 तक हमारे फिशरीज सेक्टर का टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल भारत सरकार का व्यय 3,880 करोड़, 3,680 करोड़ फ्रॉम इंडिपेंडेंट टू 14 तक, 14 तक, 47 से 14 तक का पूरा व्यय 3,680 करोड़ रुपये। और प्रधानमंत्री जी ने इस विभाग को स्वतंत्र मंत्रालय बना के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की घोषणा की। अकेली योजना 20,000 करोड़ के वॉल्यूम की। और इस प्रकार से इसमें बदलाव, मतलब स्केल बताने के लिए ही ये फिगर का मैंने आपके सामने जिक्र रखा है। और ये एक्वाकल्चर में बताया गया कि इस स्टेप लेने की वजह से कितना बदलाव हो गया। 30,000 करोड़ का हमारा वॉल्यूम था ये एक्वाकल्चर का 14 में, वो 2021-22 में 63,000 करोड़ का हो गया, 63,000 करोड़ का हो गया। इतना बड़ा बदलाव इसमें हो रहा है। और आज यदि हम सही तरीके से इंडस्ट्रीज, फिशरीज कम्युनिटी और सरकार सब साथ मिलकर करें तो हम विश्व का नेतृत्व करने की भी क्षमता हम हासिल कर सकते हैं, उसी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
ये सभी सेक्टर में इस प्रकार का बदलाव आ रहा है। और लाइव स्टॉक एक प्रकार से हमारी परंपरा भी रही। मैंने एक बार इसी मंच से शायद कहा होगा कि ये भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है, मगर वास्तव में उस समय तो हम प्राकृतिक खेती ही करते थे, तो खेती का प्रारंभ बैल से ही किया होगा। सो इसका मतलब ये भी बनता है कि हम कृषि प्रधान बनने से पहले ही पशुपालक बन गए थे, उसी के बाद कृषि शुरू हुई होगी। हमारे साथ बैल जुड़े होंगे, गाय जुड़ी होंगी, उसी के कारण हमारी खेती शुरू हुई होगी। तो हम पहले पशुपालक होंगे। और हमारी तो संस्कृति के सर्वोच्च देवता श्री कृष्ण प्रभु स्वयं ने गाय चराने का काम करके गोप संस्कृति को और गाय संस्कृति को, गाय इकोनॉमी को, काउ इकोनॉमी को भी जन्म देने का बड़ा पुरुषार्थ अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने प्रस्थापित करने का प्रयास भी किया था। और एक बड़ी चीज है जो अभी भी अछूती रही है, वो ये है कि मल और मूत्र वो किसी का पवित्र नहीं है। किसी के नीचे 7 अंडरलाइन, कोई भी शब्द आप लगा सकते हो। वो शब्द ही इसलिए बना है कि वो अशुभ का, अस्वच्छता का प्रतीक है। मल बोलने के बाद उसके बारे में विवरण करने की जरूरत नहीं होती है। मूत्र बोलने के बाद उसी पर कोई व्याख्यान करने की, डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं होती है। वो अशुभ और अस्वच्छ ही माना जाता है, किसी का नहीं है। मगर इस पूरी सृष्टि में हमारी इंडिजिनस गाय एक ऐसा प्राणी है, प्राणी कहना भी ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, तो उनका मल और मूत्र पवित्र माना जाता है, पवित्र माना जाता है। ये कुछ बात है ऐसी, इसमें कुछ चीज है ऐसी जिसकी वजह से इनके प्रयोग हमारे प्राचीन काल से इसी प्रकार से चल रहे हैं। कुछ भी आपको हवन ऐसा कुछ करना है तो गाय के गोबर का चौका लगाओ, पवित्र हो जाता है। आप गोमूत्र का छंटकाव कर दो, आप पवित्र माने जाते हो। फिगर कहीं पे नहीं आया, चर्चा में नहीं आया, मीडिया के संज्ञान में भी नहीं आया, मगर कोरोना का इतना बड़ा कहर, जो लोग गाय की सेवा में थे प्रत्यक्ष रूप में, वहां नहीं आया है। ऐसा रिपोर्ट मुझे बहुत जगह से मिला है, उस पर वो नहीं आया। वो रिसर्च का विषय है, अलग चीज है, मगर उसकी उतनी इसमें क्षमता है, उसका हम दोहन करके उसको कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, ये भी इस इंडस्ट्रीज के लोगों के लिए भी सोचने की और समझने की दिशा में एक विषय रहे। इसके लिए मैंने इस विषय को यहाँ रखा। छोटी बात होती है मगर ये कभी बहुत बड़ी दिशा खोल देती है। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ते हुए और अभी वर्तमान में हमारे देश के पशुधन के सामने, देश के पशुपालकों के सामने चारे की भी समस्या है और फॉडर की भी समस्या है। उनको एड्रेस करने के लिए इंडस्ट्रीज को गंभीरता से नए सिरे से, नए स्केल पे प्रयास करने की आवश्यकता है। एक बार कहा गया होगा, मुझे पता है नहीं है, मगर शायद बात हो गई होगी कि ये जो पराली वाली समस्या है वो एक और हम इसको जला रहे हैं और दूसरी ओर हमारे पास फॉडर की समस्या है। तो इस दोनों का मिलन कैसे हो सके और उसमें से कैसे स्केल पे रास्ता निकल सके, उसके लिए भी इंडस्ट्रीज को विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा, इसकी इकोनॉमी को भी थोड़ा स्केलिंग करके हमें, क्योंकि ये जितना उसकी कॉस्ट बढ़ेगी उतना ही फिर ये दूध पे आएगा, तो फिर ये भी इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए इन इश्यू को भी इंडस्ट्रीज के द्वारा और ऐसे प्लेटफॉर्म में उसकी डिबेट हो, ये इच्छनीय है, ऐसा मेरा अनुरोध है। हेल्थ पशुओं का ये भी एक इश्यू है, इसी के कारण भी पशुपालकों की आय पर बड़ा असर होता है और इसी के कारण उसी पर भी हमें फोकस करना चाहिए। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं और सरकार का रुझान तो आप जानते ही हैं और आगे के सेशनों में हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, तो वो डिटेल में भी आपको बताएंगे। और मुझसे जो निवेदन किया गया था बाल गोपाल बैंक और कोऑपरेटिव का, वैसे तो एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को बनाना ये भी भारत सरकार का एक ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम मैं मानता हूँ, क्योंकि कोऑपरेटिव ये हमारे देश का एक डीएनए है, पंचतंत्र ये हमारा जीने की एक प्रकार की तरह है। हमारे यहाँ पंच ये पुराना शब्द है और गांव में
हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो ये माना जाता है कुछ करना है तो कैसे किया जाए, कौन से पूछे, क्या करे। तो इनका एक कॉमन जवाब होता है, पंचों की राय लो, वो कहे ऐसा करो। ये राय होती थी और उसी पे हमारा कारोबार चलता रहता था। और ये एक देश को चलाने वाला ही एक हमारी इंटरनल इनबिल्ट हमारी क्षमता है, ऐसा भी मैं तो मानता हूँ। तो ये जो उदाहरण मैंने कहीं पे दिया राज्यसभा में और ये बहुत ही वायरल भी हुआ, वो है हमारे साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ईडर नाम का एक गांव है और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये कहीं से इनको ये शुभ विचार आया होगा और उन्होंने ये बाल गोपाल बैंक शुरू किया। वो बाल गोपाल बैंक नाम सुनते ही ऐसा लगता था बाल गोपाल और बैंक क्या लेना देना, बच्चों को और बैंकिंग से क्या लेना देना, मगर वो उनकी बचत के साथ जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट था। तो उसमें 8 साल के बच्चे को सदस्य बनाते हैं और 18 साल के होने के बाद इसको अपने आप निवृत्त कर देते हैं। तो 8 से 18 साल के बच्चे ही इनका सभासद बनते हैं। अब बच्चों के पास तो आय का कोई साधन ही नहीं होता, तो और वो उनके लिए सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती, तो उनको ये काम में कैसे जोड़ते हैं। तो उनको ये पता था कि बच्चों की आय का एक स्रोत होता है, इनके मामा मासी फूफा वगैरह जो आते हैं वो इनको गिफ्ट देते हैं और बच्चे बड़े चाव से अधिकार से वो नोट अपनी जेब में भी डालते हैं और माता पिता के साथ झगड़ा भी करते हैं कि मेरी चॉकलेट के लिए दिए हैं, तुझे नहीं दूंगा। ऐसा बच्चे करते हैं, उनका अधिकार बनता है। तो ये इन्हीं को लेकर इनको योजना में परिवर्तित किया और उनको गुल्लक देते हैं बच्चों को, और उस गुल्लक में बच्चे अपनी ये जो भी गिफ्ट आती हैं वो डालते रहते हैं। और इसी से बच्चों में, मेरे संज्ञान में तो बाद में ये मुझे अच्छा लगा तो समझ में आया कि इसी उम्र में बचत करने का सद्गुण बच्चों में डाइवर्ट हो जाता है। बच्चों को भी ये लगता है कि मुझे बचत करना है, क्योंकि वो फिर गांव में तो कंपटीशन का माहौल बन गया है कि किसके गुल्लक में ज़्यादा रुपये निकलते हैं। तो वो बच्चे अपने अपने तरीके से नए नए नुस्खे निकाल के भी बच्चे डालते रहते। किसी बच्चे ने बताया था कि मैं अगल बगल से लोगों के पास जाकर, इनको न्यूज़पेपर काम का नहीं है तो मैं ले जाता हूँ, ऐसा करके पस्ती इकट्ठी कर लेता है और बाद में बेच देता है और अपने गुल्लक में डाल देता है। तो उसको उसी समय से मन में एक ऐसा भावना गड़ जाती है कि मुझे भी इकट्ठा करना है। आज उस बच्चों की बाल गोपाल बैंक का अकाउंट में 16 करोड़ रुपया डिपॉजिट है। मैं इसके कार्यक्रम में गया था तो एक बालिका मंच पर आकर बोली कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वो तो बच्चों की तो उस समय मानसिकता यही होती है, किसी बच्चे को बोलोगे तो वो बताते ही रहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डीएसपी बनूंगा, ये बच्चे बोलते रहते हैं। मगर उसने दूसरी बात जो बोली कि मैं डॉक्टर तो ज़रूर बनूंगी, मगर मेरे पिताजी की आय इतनी नहीं है कि वो मेडिकल का मेरा खर्चा उठा सके, मगर मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि मेरी बैंक से वो मेरी फीस का खर्चा मैं निकाल दूंगी और बैंक इनको सहायता दे रही है। आप कल्पना कीजिए कि उस गांव के किसी भी बच्चे जो इस बाल गोपाल बैंक के सदस्य हैं, अब उनको अपनी पढ़ाई के लिए किसी की जरूरत ही नहीं है, कोई सरकारी स्कॉलरशिप की, कोई सरकारी योजना की, इनको किसी की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में इस इश्यू में से बाहर निकल गए। अब सोचिए कि किसी का एक संकल्प, एक बचत करना, बच्चों में इसको आरोपित करना, इसको ढंग तरीके से चलाना, रिजल्ट क्या हुआ? बच्चे अब आत्मनिर्भर हो गए, उतने बच्चों की समस्या समाप्त हो गई। भी आज मैं आप इंडस्ट्रीज के साथ बात कर रहा हूँ, आप लिखते हैं कि हमारे ये परिवार में अभी 250 फैमिली हो गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सोचने की बात होती है। परिवार शब्द हमारा जो है ना, वो कुटुंब शब्द से जुड़ा हुआ रहता है। वो कुल शब्द का हमारा बेसिक धारणाएं थी, उसी के साथ जुड़ा हुआ था। इस देश में कुलों की बहुत बड़ी ताकत रहती थी। यादव कुल के नाम से जाना जाता है, क्षत्रिय कुल के नाम से जाना जाता था। ये कुलों की बड़ी विशिष्टता होती थी और वो बड़े माहिर होते थे अपने अपने क्षेत्र में, उसी से ये कुल माने जाते थे और उसी कुलों का बहुत बड़ा रुतबा होता था। वो एक प्रकार से एक बॉन्डिंग होता था, वो भी एक तरह थी जीने की। उनके बहुत बड़े परिणाम भी हैं।
जो राम कथा में सेतुबंध की कथा आती है, वो वैसे तो हम ये मान के चल जाते हैं कि ये करिश्मा होगा और लंका और भारत के बीच में ब्रिज बन गया। उस समय तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की कोई सुविधा नहीं थी और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई बातें नहीं होती थी, मगर उस समय ब्रिज बना था। मगर उस ब्रिज की जो कहानी है उसको थोड़ी सूक्ष्मता से अगर देखें आप, तो उसमें एक रोचक तथ्य है। वहाँ की जो जनसंख्या थी, वहाँ एकत्रित हुए लोगों की, वहाँ जिसमें रीछ भी थे, बानर भी थे, भालू भी थे, आदिवासी लोग भी थे, और उसका थीम भी बहुत रोचक है कि जब राम को पता लगा कि उसकी पत्नी का जो हरण हुआ है सीता जी का, वो लंका में है, वो जब इनको पता लगा तो उसके बाद की मूवमेंट भी देखने लायक है। वो तो अयोध्या के राजकुंवर है, उसके तो स्टेट है और बड़ा एबल स्टेट था। अयोध्या बहुत ही समृद्ध स्टेट था और उस कालीन की कथाएं जो है उसमें इंद्र को जब लश्करी ताकत की मदद की जरूरत पड़ती थी तो वो अयोध्या से मांगता था। ऐसे कई कथानक है हमारे में। इसका मतलब अयोध्या की सेना बहुत पावरफुल थी। मगर राम जी ने अयोध्या में संदेश भेजा है ऐसा रामायण में कहीं पे नहीं लिखा है कि भाई मेरी पत्नी का हरण हो गया है, हम वनवास के दौरान, और आप सेना लेकर आइए और हम लंका के साथ हमें युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया? जहां थे, जिन लोगों के साथ थे, जिन परिस्थितियों में थे, उन्हीं का इस्तेमाल करके मुश्किल का सामना करने का प्रयास किया और हल हो गया। ये भी इनका एक उदाहरण देखने योग्य है। दूसरा जो मैं आपको बताना था मुझे, वो यही था कि उसमें एक फिगर आता है, पदम 18 जूथप बंदर, वो इसमें एक चौपाई में फिगर है। 18 पद्म जितने जूथ वहाँ उपस्थित थे, वो पद्म का फिगर है, वो करोड़ से मतलब बिलियन से आगे का है। वो मैं अर्थमेटिकली मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा, मगर पद्म जो है वो बिलियन से ऊपर का है। सो ऐसे 18 पद्म लोग वहाँ इकट्ठे थे। फिर ब्रिज कैसे बना हुआ होगा, इसमें इनका फिगर का और क्या लेना देना? तो मेरी सोच ये है कि 18 पद्म जो लोग वहाँ थे, उनको एक आदेश था कि उनका सेनापति अंगद को नियुक्त किया गया था, और अंगद जो कहे उतना ही करना इन लोगों के लिए आज्ञा थी। उनको भोजन भी करना होता तो अंगद की सूचना मिलने पर ही कर सकते थे। अंगद ना कहे तो ना, अंगद हा कहे तो हा। 18 पद्म लोग अगर एक नेतृत्व में खड़े होकर एक विचार से काम करने का प्रयास करे तो समुद्र पे भी पाज बांधा जा सकता है। ये इसका इक्वेशन है। समुद्र पे पाज बांधना बहुत बड़ा कठिन काम, मगर इस बड़े कठिन काम को पार करना है तो एक दिशा में चलना चाहिए किसी के नेतृत्व में। ये परिवार है 18 पद्म का और समुद्र को पास बांध दिया। आपके पास 250 परिवार हैं इंडस्ट्रीज के इतने बड़े, आप इसको एक परिवार मानिए और आपके मुखिया के नेतृत्व में एक दिशा में चलने की कोशिश करें। आपकी किसी भी समस्या का समाधान आप खुद कर सकते हैं, खुद कर सकते। मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग भी इस बचत के इस बिंदु को किसी भी तरह से अमल में लाने का प्रयास करें। ये आपके लिए ऐसा अमोघ वरदान साबित होगा। मेरे अंतर मन से आपको कह रहा हूं, ये इतना अमोघ शस्त्र बन सकता है कि यदि ये आपके पास होगा तो फिर आपको किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सबसे बड़ा साधन बन सकता है। कि इनकी जितनी बड़ी जनसंख्या होती है उतनी इनकी ताकत बढ़ जाती है, और ये यदि एक एक रुपया भी बचाने की शुरुआत करे, तो मैं तो उदाहरण के तौर पे देता हूं, अभी हमारे 140 करोड़ लोग हैं, रोज का 1 रुपया बचाने का कोशिश करे, कितना बड़ा फिगर हो सकता है। ये हम अपने अपने कुनबे में इनको लाने का प्रयास करना चाहिए। और ये बचत जो है अब हमारी व्यवहार में से निकल गया, वरना हमारे गुजराती में तो ये कहावत होती थी कि बचत ये बीजो भाई छे। गोदरेज जी के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बड़े अच्छे गुजराती समझ सकते हैं और बोल सकते हैं, और ये गुजराती को इतना प्यार कर रहे हैं, इसके लिए भी इनको सैल्यूट करता हूँ। तो बचत ये दूसरा भाई है।
ऐसी हमारा में कहावत है, हम अकेले नहीं है। अगर हम बचत करते हैं तो ये हमारा दूसरा साथीदार बन सकता है। सो हम अपने कामकाज में, अपने कारोबार में, आपने अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के आपके जो भी प्रयास चल रहे हैं उसी पे आप आगे बढ़िए। अभी तक का आपका जो तजुर्बा है उसी को लेकर आप आगे बढ़िए, मगर इसमें एक बचत को जोड़ने का भी आप विनम्र प्रयास करें। और यदि इसमें आपको डिटेल कुछ करना है तो आपके बड़े परिवारों के साथ, यहाँ तो आप सब मुखिया आते हो, यहाँ आपके परिवार के लोगों को आप नहीं लाते हो, आप यहाँ सारे इंडस्ट्रीज के मुखिया लोग आते हो, मगर आपके परिवार के साथ कहीं पे आप सम्मेलन करेंगे तो मैं उसमें बचत का क्या महत्व है वो समझाने के लिए आपके परिवार के बीच में भी आऊंगा, उन लोगों के साथ मैं बात करूंगा। और इनकी जो ताकत है उसको हमें गढ़ना चाहिए। और ये बचत करने से आपकी इंडस्ट्रीज के कई इश्यूओं का समाधान हो सकता है। मैं मानता हूं कि आप इसमें गंभीरता से प्रयास करेंगे तो इसमें आपका ही भला होगा, देश का भी भला होगा। आप सभी लोग इस प्रकार के सिंपोजियम का नियमित रूप से आह्वान करते हो, इसको चलाते हो सुचारू ढंग से, और इसमें विशिष्ट महानुभावों को सम्मान देने का भी काम कर रहे हो, और अपनी समस्या के निदान के हेतु डेलिब्रेशन करने का भी प्रयास करते हो। ये बहुत ही सुंदर परंपराएं हैं, इसका निर्वहन करने में आपको कामयाबी मिले, यही शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।